प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद में रबिया एहसन मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने बानी पीटीआई को लाइव दिखाने की हिमायत कर दी। नैब तरामीम केस के इख्तिलाफी नोट में नैब के सियासी किरदार का पर्दाचाक कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियों पर भी सब लिख दिया। बानी पीटीआई आम कैदी नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। उनकी पेशी को लाइव दिखाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब समेत सुपर किंग किरदार जनरल बाजवा से मुतालिक अपने इख्तिलाफी नोट में क्या लिखा है, आम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तौहीन अदालत केस, मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी की दरखास्त मुस्तरद। फैसल वाडा को माफी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं, सारे सहाफियों को हमने बचाया। काजी फाइज ईसा मीडिया के किरदार पर भी बोल पड़े। वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसकी खिदमत कर रहे थे? चीफ जस्टिस के दौरान समाअत अहम रिमार्क्स। वाडा मुस्तफा कमाल सुप्रीम कोर्ट पेश। कई मेंबरान पार्लियामेंट इजहार यकजहती के लिए अदालत पहुंच गए। आज की समाअत का आंखों देखा अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की दबे लफ्जों में बानी पीटीआई पर तनकीद। बचाव के लिए जरदारी से बैकडोर राब्तों का मशवरा दे दिया। एतजाज एहसन के नजदीक खान जेल में किसकी वजह से हैं, तफसील बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मोदी हालिया इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। इत्तेहादियों के साथ मिलकर वज़ीर आज़म बनने की तैयारियां शुरू। बीजेपी को कई जगहों से बदतरीन शिकस्त का सामना। ऑपोजिशन उम्मीद से ज्यादा सीटें निकाल गई। यूसुफ पठान बंगाल से इलेक्शन जीत गए। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई अदाकार इलेक्शन जीत गए। और इसके अलावा बात करेंगे बिलावल भुट्टो सिंध में अपने वज़रा की कारकर्दगी से नाखुश। ट्रांसफर पोस्टिंग सियासत बंद। मेरिट पर अफसरों को लगाने की हिदायत दे दी। वज़रा की सुस्ती पर फट पड़े। आपस की लड़ाइयों का भी जिक्र छेड़ दिया। सिंध हुकूमत के कौन से वज़रा आपस में लड़ रहे हैं, बिलावल ने बानी पीटीआई का जिक्र क्यों किया? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और वेलकम करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम फैसल वाडा का आज कोर्ट में केस था, उनकी पेशी थी और आपके प्रोग्राम में भी वो आए हैं, आपने उनका मौक़िफ़ भी सुना है। हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, उन्होंने इसी के हवाले से स्पेसिफिकली बात की कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत बात की ही नहीं है। अब आज कोर्ट में जो ये हुआ है और जिस तरह से अदालत ने इस पर सख्त स्टांस ले लिया है, किस तरह इस सिचुएशन को डेवलप होता देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़े अजीब सी बात है कि इस मुल्क में कंटेम्प्ट बड़ी सिलेक्टिव है। यहीं पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ब्लैक शीप है और रोजाना बैठ के मशवरे करते हैं कि खान साहब को कैसे निकालना है। यहीं पे रऊफ हसन साहब ने तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाउट कह दिया, टाउट कह के मुखातिब किया। जो फजल रहमान साहब थे वो तो 4 की कुर्बानी की बात कर रहे हैं। पता नहीं किस किस्म की कुर्बानियां लगे, जो उनकी सामीन है वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो अगर उन चीजों पर कंटेम्प्ट नहीं है तो फिर एक ऐसे जुमले पे जिसमें एक बंदे ने इन्फर किया हो या एम्प्लॉय किया हो, नाम भी ना लिया हो, उस पर सारा नजला गिराना, ये मुझे समझ नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बुलाना तो फिर सबको बुलाएं, और जिन लोगों ने तो डायरेक्ट कहा है, कोई टाउट कह रहा है, कोई ब्लैक शीप कह रहा है, उनसे आप बात नहीं कर पा रहे। तो व्हाट इज दिस? इसलिए मुझे तो बड़ा मसला खेज लग रहा है। आई डोंट थिंक कि ये एक हद से आगे कोर्ट भी जाएगी, बिकॉज फैसल वाडा का भी स्टांस ठीक है कि अगर आपने एम्प्लॉयड बात पे उनको बुलाया है तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो बेंच पे बैठ के कहा है कि वो प्रॉक्सी है किसी के। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि जज अप्लाई करें और आम आदमी अप्लाई ना करे। और मेरा ख्याल है वक्त आ गया, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जजेस को अदालत के कमरे में कम बोलना चाहिए और अपने फैसलों में ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एवरीबडी टेंड्स टू प्ले टू द गैलरी, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे कोई और है। अनफॉर्चुनेटली ये टाइम जुडिशरी का भी यही हाल है। सो आई थिंक हर एक को थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और अगर तो ईगोस का मसला है कि नहीं किसी को बुला लिया तो वो माफी मांग के जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये रीत भी टूटनी चाहिए। अच्छा मालिक साहब, इसको एक एंगल से ईगो का मसला भी के तौर पे भी देखा जा सकता है, लेकिन एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ती है हर इदारे को एक सर्टेन पॉइंट पे। तो ये जितनी भी आप बैकलॉग का जिक्र कर रहे हैं, वी ऑल नो कि ये इस तरह से हुआ है और नहीं होना चाहिए था, लेकिन कभी तो अदालत या इंस्टीट्यूशन अपने लिए एक लाइन ड्रॉ करेगा ना। अगर इस तरह का कोई प्रेसिडेंट ही सेट नहीं करेगा तो फिर ये चीज आगे निकलती जाएगी। So you think it's minor issue? I totally agree with you. You have to start somewhere.
then start somewhere with a direct remark. ये जो मैंने दो बातें आपको बताई हैं, टाउट वाली या ब्लैक शीप वाली, ये कोई पुरानी बातें नहीं है, ये हालिया रिसेंट पास की बातें। और बल्कि मुझे तो और भी अजीब लगा जब अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, नो यू शुड टेल हिम कि वी आर नॉट ब्लैक शीप, वी आर ब्लैक बम्बल बी। अब जज बैठ के अगर आप अपने आप को काले भूंड कह रहे हैं, ब्लैक बम्बल बीज कह रहे हैं, तो आप तो खुद ट्रिविलाइज कर दिया आपने बात को। आपने तो खुद एक बात का एक तमस्खर उड़ाया है। और अगर आप इतनी बड़ी बात को कैजुअल लेते हैं, देखिए कोई और बात करे तो उसका एंगल और बनता है, लेकिन जब मुल्क का वजीर आजम बात करे तो उस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। मैंने तो अपने शो में भी ये कहा था कि जब वजीर आजम ये कहते हैं कि उनकी नॉलेज में है कि रोज शाम को मशवरे होते हैं कि किसी एक बंदे को कैसे फायदा देना है, अगर उनकी नॉलेज में है कि काली भेड़े हैं जुडिशरी में, तो एज प्राइम मिनिस्टर उन पे लाजिम है, फर्ज है कि वो जुडिशरी से ऐसे जजेस को निकालें। उन पे लाजिम है, वो इल्जाम नहीं लगा सकते, ये तकरीर नहीं है। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, वो अपने ओथ से बाउंड हैं। या बात ना करें, अगर बात किया तो फिर लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएं। और कहा था तो मिनल्ला ने कि जी चीफ प्राइम मिनिस्टर को कहें कि फिर एक्शन ले, उनको जुडिशल काउंसिल में भेजें। बिल्कुल ठीक कहा था। यहाँ हर बंदा हर चीज कह देता है और बाद में बीच में से एक आधे बंदे को आप पकड़ लें। अगर फैसल वारदा को इसलिए अदालत ने बुलाया है कि वो समझा जाता है कि जी वो शायद एस्टैब्लिशमेंट के करीबी हैं, तो फिर ये कब तक एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देने के लिए जुडिशरी किसी को बेल देगी और किसी को कंडेम में लगाएगी? फिर खुल के बात सारे को कर देनी चाहिए। जैसे तो मिनल्ला साहब कह रहे हैं सारे सच बोले। ये फिर वो क्या हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, सुनानी कहनी तीनू तो सुनानी नू, ऐसे ना करें। फिर अगर इतने सारे दलेर हैं तो फिर देन कॉल स्पेड स्पेड, लेकिन ये किसी और पे निशाना और किसी और को रखना, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑनर ऑफ कोर्ट्स ऑफ। जी मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपका सर। तो आपने वैसे तो अपने इसमें गुफ्तगू में कह दिया है कि शायद ये फैसल वाडा साहब या अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं तो इसीलिए बुलाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि रऊफ हसन साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब को क्यों स्पेयर किया गया है? क्या मतलब फैसल वाडा साहब को उन्हें लगा है कि वीक आदमी हैं, चलें ये कुछ इस तरह का इनका क्लाउट नहीं है, इनके पीछे वजीर आजम ऑफिस नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, वो पीटीआई ने उनको रिजेक्ट कर दिया, किसी और पार्टी में भी फॉर्मली वो है नहीं, तो वन मैन आर्मी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी हरकतें करते हैं, जो भी करते हैं सही या गलत, लेकिन इज अ वन मैन। रऊफ हसन साहब जाहिर है पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी तो खुद जजेस लिख रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरा वजीर आजम है, तो इन सब में तो सबसे कमजोर यही थे ना, उनको बुला लिया। अच्छा, आपका आज देखा होगा तो काजी फैज़ ईसा साहब एक अग्रेसिव उसमें थे, हार्ट भी थे, एग्रीव्ड भी थे, ही वाज आल्सो फीलिंग अ बिट बिट्रेड एंड ये कहते हैं चीटेड, कि उनका कहना था मीडिया को सबसे ज़्यादा बचाने वाले हमने गिरफ्तारियों से बचाया, इनको मुश्किलों से बचाया, और सबसे ज़्यादा बात भी मेरे पे होती है, गाली भी मुझे पड़ती है। ये कैसे इसको आप देखते हैं? काजी साहब ने तो बड़ा, हमने माजी में देखा है कि बहुत सारे FIA के केसेस थे, सहाफ़ियों पे बन गए थे, बुला लिया गया था, तो काजी साहब ने बाद में बुला के उनको रिलीफ भी लेकर दिया। आज वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू भी होती है, मेरी बैशिंग भी की जाती है, मुझे बुरा भला भी कहा जाता है। या देखें, अगर तो आप एक ओहदे पे फायज है, एक आईनी ओहदे पे फायज है, तो आप वो काम करते हैं जो आपके ओहदे का तकाजा है। आप किसी पे एहसान के लिए तो नहीं करते कि हम नाशुक्रे हैं या नहीं है, और हर चीज केस टू केस बेसिस पे चलेगी। आपने सारी जिंदगी कोई जुर्म ना किया हो रूप साहब, लेकिन अगर आप जिस दिन जुर्म करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी ना। आप ये नहीं कह सकते कि देखें मैंने तो 50 साल में कोई जुर्म नहीं किया, आज मैंने बंदा मार दिया, आप मुझे फांसी की सजा दें। सिमिलरली जब कोर्ट कोई अच्छी बात करती है हम सारे तारीफ भी करते हैं, हम शुक्रमंद भी होते हैं, शुक्रगुजार भी होते हैं, लेकिन वही कोर्ट अगर पैमरा को हमारे पे अनलीश करे क्या हम चीखेंगे नहीं? मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जुडिशरी, हम खास तौर पे जर्नलिस्टों का तो आखिरी रेफ्यूजी जुडिशरी है। हमें किसी DSP ने नहीं छोड़ना, हमें किसी ISI वाले ने नहीं बचाना, हमें आज तक अगर बचाया तो जुडिशरी नहीं बचाया, और आज भी हमारी उम्मीदें जुडिशरी से ही हैं। लेकिन कोई ब्लैंकेट कवर तो नहीं है कि बिकॉज
जुडिशरी हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, इसलिए जुडिशरी जो भी करेगी हम तारीफ करेंगे, जुडिशरी जो भी बात कहेगी हम आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि एक दिन हमें जुडिशरी के पास जाना पड़ सकता है अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे तो नहीं हो सकता। मालिक ये बताइए, गलत, आप भी प्रिंट से हैं, मैं भी प्रिंट से, आप जैसे उस्ताद थे मेरे एडिटर हैं न्यूज़ में बड़ा लंबा अरसा, तो हमने तो देखा था उस वक्त कि ये इस पे अदलिया पे बात करना, जज साहब पे बात करना, या इवन आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे बात करना, आर्मी चीफ हो, DGI हूँ, दीगर इदारे हों, ये नो गो ये एरियाज़ होते थे अखबारात के लिए। हम अगर लिखते भी थे तो आप जैसे एडिटर या बाकी आपके ऊपर जो बैठे थे वो एडिट कर लेते थे, काट लेते थे कोई, और कहा जाता था कि ना इस पर तो बात आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब तो नो इट्स फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। ये क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ या वो ज़्यादा उसमें आए हैं, ये लाइमलाइट में आए हैं, तकरीरें शुरू हो गई हैं? और फिर मेरा ख्याल है ये चेंज हुआ है सारा 34 साल के ज़माने से। वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही यूज्ड टू प्ले द गैलरी। मुझे तो याद है कि बार हम अदालत में बैठे होते थे तो वो कोई बात कहते देखें ऐसी बात ना करें वरना मीडिया इसको ऐसे रिपोर्ट करेगा, और फिर मीडिया की तरफ देखते भी थे। वो क्यों होता था मीडिया के लिए, कुछ दोस्तों के लिए कि आप ऐसे करें ऐसे ना करें। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या जजेस अदालतों में इस तरह बोलते थे? क्या इस तरह आपस में लड़ते थे? अब ये 2 दिन जो केस चला है रिजर्व सीट वाला, जो आपने वहां पे बैंटर देखा है, क्लैश देखा है जस्टिस मुनीब का और चीफ जस्टिस का, आपने चीफ जस्टिस का और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, ये तो वो बातें हैं जो इनको अपनी डिस्कशंस में करनी चाहिए। वहां तो ये लग रहा था कि कोई जज प्रोसिक्यूशन की जगह या वो ज्यादा वकालत कर रहा है, वो आर्गुमेंट दे रहे होते थे एक दूसरे के अगेंस्ट। उन्होंने एक बात की, लॉजिक की, तो चीफ जस्टिस भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हमने ओथ जो है हमने लॉजिक पे नहीं उठाया हुआ, हमने टेक्स्ट पे उठाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन पे। फिर वो कैस्केडिंग एरर्स की बात हुई तो उन्होंने कह दिया देखिए उन्होंने रबर स्टैम्प कर दिया। उस रबर स्टैम्प वाले फैसले के अंदर वो भी बैठे हुए थे, वो उस पर रिएक्ट कर गए। ये जजेस के भी बेंच पे एक दूसरे को ऐसे नीचा दिखाते थे। अब जब ऐसे होगा फिर डिस्कशन तो होगी। अब कल को आप कहें कि जी आप जजेस के कॉन्डक्ट पे नहीं बात कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जजेस को भी तो अपने कॉन्डक्ट में नजर रखनी चाहिए। जब जजेस आपस में बहस करेंगे, लड़ेंगे, ओपनली लड़ेंगे, आप उस वक्त ट्रांसमिशन निकाल लीजिए। आपको कितने लॉयर्स सामने बैठे हुए स्मोक करते हुए और मुस्कुराते हुए नजर आएंगे? ऐसे नहीं होता दुनिया में। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं होती मेरे लोग। मैंने कई सुप्रीम कोर्ट में ये बताइए जाके केसेस सुने। आप मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो और जुडिशरी वो ज़्यादा पोलिटिसाइज हुई है, लिहाजा पॉलिटिकल बुनियादों पे लोगों ने उन पे तनकीद भी करना शुरू कर दिया कि आप इस वक्त फ़लाँ के साथ हैं, फ़लाँ को फेवर दे रहे हैं, आप फ़लाँ को हुकूमत में ला रहे हैं, फ़लाँ को गिरा रहे हैं, इलेक्शन आप मैनेज कर रहे हैं, मैनूवर कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इसी तरह केसेस में हमने देखा कि वो तो पॉलिटिकल बेसिस पे जब ये मतलब इंप्रेशन बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हो रहा था, जब इंप्रेशन ये बनेगा कि आपकी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट किसी एक पर्टिकुलर को सपोर्ट करती है, दूसरे को नहीं करती, और ऐसे जुडिशरी के हवाले से आना शुरू हो जाए, जनाब जितने भी केसेस होते हैं पर्टिकुलर बंदे को उसको फेवर मिलना शुरू हो जाते, चाहे नवाज शरीफ साहब को मिली हो, इमरान खान साहब को, या बाकी ये बाद में जितने भी लीडर्स रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है ज़्यादा एक्सपोजर हुआ इनटू पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल मैटर्स, पॉलिटिकल केसेस, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ की बुनियाद पे। सो आज जुडिशरी भी अंडर फायर है और एस्टेब्लिशमेंट भी है, और लोग उनको पॉलिटिकल प्लेयर समझते हैं। आज आपने अतर मिनल्ला साहब का 12-13 पेज का जो मैंने पढ़ा है सर, नोट है वो आपने पढ़ा है ना? एब्सोल्युटली। मुझे आप एक बात बताइए, जिस इशू पे उन्होंने बात की कि लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए नहीं चाहिए, उस पर कितना उसमें स्याही गई है, और नैब की रगड़ने पे और सुप्रीम कोर्ट को खुद रगड़ने पे कि हमारी जुडिशरी ने क्या क्या किया, कितनी स्याही गई भी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज बैठ के अपने बाकी जुडिशरी के बारे में बातें करेगा तो क्या फिर आप और मैं नहीं करेंगे? बात तो आपकी ठीक है। खैर अच्छा थोड़ा सा आगे मूव करते हैं सर। आज एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को वो जल्दी कोई बहर आते नहीं देख रहे, और प्लस उनका कहना था कि खान साहब जो है खुद वो भी ज़रा अपने घोड़े छाँव पर बांधे हैं, कोई थोड़ी सी बातचीत शुरू करें। जरदारी साहब का उन्होंने रेफरेंस लिया तो वो भी रिजिड हैं। सो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं कि ये खान साहब उनकी ये एडवाइस उनकी लेंगे? क्योंकि वो तो घोड़े छाँव पे नहीं बांध रहे सर, वो तो रोज़ाना की बुनियाद में कोई ना कोई मैस, कोई प्रॉब्लम, कोई फड्डा, लड़ाई झगड़ा चल रहा है सर। ये देखिए लोग, हर एक की अपनी एनालिसिस है, हर एक की अपना है। मेरा, हम तो कंजेक्चर ही कर सकते हैं ना। मेरा अपना अंदाजा ही है
कि खान साहब कन्विंस हो गए हैं कि मौजूदा निज़ाम में जो भी हो जाए उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, उनको इस निज़ाम में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और वो जो भरे जो मर्जी कर लें उनका रगड़ा खत्म नहीं होगा। तो अब उन्होंने देख लिया भी ठीक है, एक्सट्रीम पे चले जाए। आपने वो आज वीडियो देखा है जो आप आज वीडियो ऑन हुआ है, ये मेरा ख्याल है 71 वाले बयानिए से भी ज्यादा बड़ा खौफनाक वीडियो है जो आज लगा है पीटीआई की वेबसाइट पे। और आपने पीटीआई की वो पढ़ी होगी लेटेस्ट ट्वीट ऑल्सो, पीटीआई ऑफिशियल की जो ट्वीट है उसमें तो वो सीधे हो गए हैं बिल्कुल। और उन यहाँ तक कह दिया कि ये जो मौजूदा क़यादत है ये फौज को अवाम से लड़ा रही है, और यहाँ तक कह दिया कि जो जिनसी तशद्दुद हुआ, फलाना तशद्दुद हुआ, फौजी कैद में हुआ, इससे ज्यादा डायरेक्ट अब हो नहीं सकता। अब आप देखिएगा कि एक आध दिन में 71 वाला बयानिया हल्का लगेगा और ये उससे भी सख्त है। अच्छा, मुझे आपने भी आज रऊफ हसन साहब को मेरा ख्याल है बुलाया हुआ था, काश अब्बासी साहब के शो में थे, तो मैंने नोट किया कि वो हालांकि बड़े अग्रेसिव मिजाज के हैं रऊफ हसन साहब। आज वो FIA में भी मेरा ख्याल है बयान रिकॉर्ड करवा कर आए, गौर साहब भी गए थे, वो डिफेंसिव थे, वो पीछे थे। उन्होंने कोई इस पे उन्होंने जो सोशल मीडिया टीम है खान साहब की जो उनका ये ट्विटर हैंडल चला रही है, आज उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया उनसे, जी मुझे नहीं पता होता कौन चला रहा है, कैसे हैं, बहर बैठ। आज उन्होंने कहा कि मैं बयानिए के साथ नहीं हूँ, मेरा ख्याल है डिस्टेंस किया। तो आप समझती नहीं कि इस तरह की चीज़ों से जो लोग बहर बैठे हैं खान साहब का चला रहे हैं ट्विटर, वो अपने यहाँ पार्टी के लोगों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं जो ऑलरेडी इतनी मुश्किल हालात में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके घर हैं, फैमिलीज हैं, उन पे अटैक हुए हैं, उनकी जानों को खतरे हैं, उन पे केसेस हुए हैं। सो उनका ये कोई नहीं सोचते कि थोड़ा सा उनको भी रिलीफ दें जो लोग इनके साथ मुश्किल में खड़े हैं, लाइक रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, एक लंबी लिस्ट है, तमाम लोगों ने भुगता है, भुगत भी रहे हैं। तो ये सबको मतलब वो करवाएंगे कि सब फिर वही वाली बात रंदा फिरना चाहिए कि वो बाहर बैठे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रऊफ साहब का चेहरा करीब से देख रहा था, जो मैंने कट्स बड़े गौर से देखे, वो बड़े खतरनाक कट्स हैं। 2 इंचेस डाउन उनकी इशारा कट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। वो तो अल्लाह ने करम किया कि वो बच गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये तो चांस की बात है, ये तो किस्मत की बात है, कुछ भी हो सकता था। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल देखिए बात यह है कि जिस चीज को अल्टीमेटली जब तक खान साहब रद्द नहीं करेंगे वो ही PTI की पॉलिसी होगी, चाहे रऊफ हसन के, चाहे शाह महमूद साहब के। PTI में हर कोई डिस्पेंसेबल है। और मैंने एक बार पहले कहा था कि PTI और इवन पीपल्स पार्टी और PMLN में फर्क ये है कि जरदारी साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी विनिंग कैंडिडेट चाहिए होते हैं बहुत इलाकों में। इमरान खान की अब इतनी स्ट्रांग हुई भी है, इससे उनकी हवा इतनी बनी हुई है, वो जिसमें हाथ रखते हैं वो विनिंग कैंडिडेट हो जाता है। इसलिए उनके ऊपर वो कंपल्शंस भी नहीं है, वो लिमिटेशंस भी नहीं है जो दूसरे लीडर्स को करनी पड़ती कि नहीं हमें इसका भी सोचना है, इसका भी। मालिक ये बताया कर ये पेस चलती रही, जैसे पहले वो वीडियो है जिसपे उन्होंने कहा जनाब कि हमें पता ही नहीं था, पहले खान साहब ने डिस्टेंस किया, पार्टी ने किया, और फिर पार्टी को लगा कि यार ये समझा जाएगा शायद हम डर गए हैं, उन्होंने कहा नहीं ओनरशिप ले लें। और आज एक और वीडियो आ गई। ये अगर पेस इसी तरीके से रही और इन्होंने कैमरे व्हाट नेक्स्ट इस पे, और इसी तरह खान साहब भी जेल में रहे, तो फिर क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पार्टी के बाकी लोग हैं, ये आज जैसे रऊफ हसन साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया, तो ऐसा ऐसा वो भी डिस्टेंस करना शुरू कर देंगे खुद को? लेकिन देखिए उससे नैरेटिव में फर्क नहीं पड़ेगा, लोग आगे पीछे हो जाएंगे, नैरेटिव तो आगे होगा। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज जो इस वक्त है वो जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट का टकराव है। उससे मुझे निज़ाम को खतरा पॉसिबल नजर आ सकता है, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट बाकी तो चलती रहेगी चीजें जिससे चल रही हैं। अच्छा मालिक, लास्टली आज बिलावल भुट्टो जो हैं वो एक नए रूप में नजर आए हैं, पहले हमने कभी नहीं सुना था। उन्होंने अपने वजीर आला को भी ज़रा टाइट किया, शर्जील मेमन साहब का नाम लिया है, उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खान साहब पे गर्जे बरसे थे। तो टुडे ही वाज डिफरेंट बिलावल। वो तो मतलब है क्योंकि जरदारी साहब बीमारी की वजह से या अपनी सदारत की वजह से साइड पे हो गए, तो आज पहली दफ़ा लगा है कि बिलावल इज़ इन कमांड पार्टी। आज उनको फील हुआ है कि पार्टी को उन्होंने टेक ओवर किया है और आज उन्होंने मैसेजिंग जो है ना वो डिलीवर किए हैं। बिलावल साहब बड़े अरसे से इन कमांड है एंड आप यकीन माने नहीं, कैमरे पे सर, आज कैमरे पे ये बैठ के बातें करना और फिर वो टीवी पे सारा कुछ चलना, दैट वाज अ डिफरेंट मैसेजिंग सर। मैं ये कह इस पर तो अब डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। बहुत से लोगों का ख्याल है कि देखिए क्राइसिस मैनेजर जरदारी साहब हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बिलावल की अथॉरिटी डाइल्यूट हुई है। बिलावल इज फुली इन कमांड और
कि जो चीफ मिनिस्टर भी इस वक्त हैं, मुझे याद है कि उस वक्त बड़ी बात चल रही थी और एक वक्त आया था कि ज़रदारी साहब चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आज वो कंटिन्यू किए हैं तो प्योरली बिकॉज ऑफ बिलावल साहब है, वरना वो चीफ मिनिस्टर भी आज चीफ मिनिस्टर ना होते। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब ने हमें एक्सक्लूसिवली टाइम दिया और गुफ्तगू की इतने अहम टॉपिक से। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ नैब तरमीम के केस के हवाले से, और इसके अलावा बात करेंगे कुछ जो हिंदुस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी हो रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरह से अपसेट हुआ है, किस तरह से बीजेपी दोबारा कोalition गवर्नमेंट की तरफ जा रही है। हमारे साथ रहिए।